मित्रों, लोकसभा चुनाव का प्रारंभ जब हुआ, यानी जब आगाज हुआ, तो आपने एक गठबंधन का मरसिया सुना, यानी एक गठबंधन तिरोहित हो गया। वो था यूपीए। अब यूपीए का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। अब जो लोकसभा का चुनाव अपने अंजाम पे पहुंच रहा है, तो अब इंडी गठबंधन जो है उसका भी मुझे लगता है कि वो अपनी अंतिम तिलांजलि की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस अंतिम चरण के चुनाव परिणाम में यदि आप देखें तो जो मुख्य रूप से जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पंजाब, जहां इस इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश, वहां इंडी गठबंधन था ही नहीं, हमारा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला। उत्तर प्रदेश, वहां पे अगर आप देखें तो हमारा और समाजवादी पार्टी का मुकाबला, और कांग्रेस वहां सेकंड फिडल रोल में। बिहार में जो इंडी गठबंधन था उसके सूत्रधार राष्ट्र की मुख्य धारा में पहले ही आ गए थे। अब आइए पश्चिम बंगाल में, तो वहां भी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे से लड़ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान देखिए, यहां तक कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खड़गे जी के भी मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनकी फोटो के ऊपर भी आपत्तिजनक हरकत की। तो इससे बहुत साफ है कि पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। और फिर आप मजेदार बात यह देखिए कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार में 3 लोग, 2 ठो बिटवा और 1 ठो बिटिया, मतलब राहुल जी और मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव जी, और तीनों बैठ के ज्ञान दे रहे थे, बांच रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या होगा। जबकि अगर देखा जाए, तीनों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेसी की बात करते थे, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी की है। दे हैव डन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी, अपनी विरासत को विध्वंस किया है। और इनका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितना शानदार है कि राहुल गांधी जी, उनके पिताजी 414 सीटें लेके आए थे और वो 44 सीटों पे लाए। उत्तर प्रदेश में उस जमाने में 85 सीटें होती थीं और राजीव गांधी जी के जमाने में 84 जीती थी कांग्रेस ने, 1 सिर्फ बागपत हारी थी, और इनके जमाने में 1 जीती। 2019 में रायबरेली, बाकी सब हारे। मीसा भारती जी अपना चुनाव स्वयं हारी, और तेजस्वी यादव जी, मतलब 3 बार लालू यादव जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, परंतु उसके उपरांत भी वो एक बार भी सरकार का 1-1.5 साल भी पूरा नहीं कर पाए। तो आप स्वयं सोच लीजिए, जिसे एक पुराने गीत की पंक्ति है ना, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। तो इनके जो कर्म हैं वो स्वयं दिखा रहे हैं कि वो एक ही दूसरे के साथ बता रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए। और वास्तविकता यह है कि उनकी स्वयं की स्थिति, उनके अपने कर्मों से यदि विचार करें तो और स्पष्ट हो जाती है। अब आप बंगाल में आइए, तो ये मीडिया में खबर आई है कि ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी। जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी संकेत पहले ही दिखने लगे कि ये पूरा का पूरा गठबंधन किस तरीके से विध्वंस की तरफ जा रहा है। दूसरा एक विषय यह भी कि पंजाब में आपने देखा कि वहां सरकार के एक मंत्री बलकार सिंह का एक बहुत आपत्तिजनक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये पार्टी वही है जो दिल्ली में अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में दुर्व्यवहार करती है और उसके बाद निर्लज्जता के साथ उसका चरित्र हनन करती है, और इसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पड़ता है, और उसके बाद भी ये सब लोग
अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए संवेदना के साथ और प्रबलता के साथ इसका सही उत्तर देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने साक्षात्कार में और अपने उद्बोधन में यह बात कही है कि पंजाब में जो सरकार आई है वो एक प्रकार से अर्बन नक्सल माइंडसेट की सरकार है। इसीलिए जब से यह सरकार आई है पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। और अभी सीएमआई की जो एक रिपोर्ट आई कि फर्स्ट ईयर में पंजाब में जो इन्वेस्टमेंट है वो 85% गिर गया। 2022 में जो इन्वेस्टमेंट था 23,655 करोड़ रुपए था, वो 3,492 करोड़ रुपए पे आ गया। और अगर इस वर्ष का देखेंगे तो वो और भी नीचे आ गया होगा। यह दर्शा रहा है कि पंजाब जो उत्तर भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता था, जहां पर की एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बहुत प्रबलता के साथ बढ़ता हुआ माना जाता था, इस सरकार के आने के बाद संभवतः रीसेंट हिस्ट्री में पंजाब में सबसे गहरी गिरावट देखने को मिली है। तो यह दर्शाता है कि इनके शासनकाल में किस प्रकार की स्थिति पंजाब की पहुंची है और इनके गठबंधन की किस प्रकार की गति और दुर्गति हो रही है, जिसके लिए वो तीन लोग बैठकर जितने भी प्रकार की विवेचना करें, परंतु उसके साथ देश की जनता सिर्फ संवेदना ही दिखा सकती है। और एक विषय जो लोग बार बार बहुत उठाते थे, पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से आरक्षण के विषय के ऊपर मुस्लिम आरक्षण को जिस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों को धता बताते हुए किया गया, उसके ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की थी। परंतु ये लोग संविधान बदलने की बात करते थे और स्वयं इनका मनोभाव क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। ये अखिलेश यादव जी का ये वीडियो है। आरक्षण की बात की, क्या वो हवाई वादा नहीं है? हमारी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार पे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी दबाव बनाएगी। समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है तो वो आरक्षण आबादी के हिसाब से दे। समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से संविधान संशोधन के लिए भी पक्ष में है। मतलब आप समझिए, संविधान संशोधन के पक्ष में हैं। अर्थात जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वो इनका मंतव्य है। ये पहले भी लिख भी चुके हैं, कह भी चुके हैं और कर भी चुके हैं, यानी तीनों स्टेप पे काम कर चुके हैं। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि इसके लिए संविधान संशोधन, इससे पहले एसटी हसन इनके सांसद कह चुके हैं कि संविधान संशोधन करके किया जा सकता है। इसलिए बहुत साफ है कि संविधान निर्माताओं का भाव, सर्वोच्च न्यायालय का भाव, संविधान का मूल भाव, उस सब को वोट बैंक के तराजू पर तौलकर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को दरकिनार करके अथवा यूं कहें कि उसे रौंद कर ये अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस का 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का 2012 यूपी विधानसभा का मैनिफेस्टो देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश में लिया गया निर्णय देख लीजिए, हाल में कर्नाटक सरकार का निर्णय देख लीजिए और अभी अखिलेश यादव जी का यह बयान। इसके बाद सब कुछ दूध का दूध, पानी के पानी की तरह बहुत साफ हो जाता है। यानी अब यह बात बहुत स्पष्ट है कि अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर पूरी तरीके से इस गठबंधन का अंतर्विरोध सामने आ रहा है, क्योंकि अब उनको लग रहा है ना इलेक्शन तो अंतिम चरण में आ गया, तो उसके बाद तो अपने असली रंग दिखाने वो शुरू ही करेंगे। और मैं एक बात और इन सारे प्रदेशों की जनता से, जहां जहां इन चुनाव बाकी हैं, मैं साफ कहना चाहूंगा कि जब स्पष्ट है कि पंजाब और बंगाल में ये दल आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको वोट देना मेरे विचार से बहुत विवेकपूर्ण ढंग से जनता को विचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत साफ है कि जब उनके बीच में इस तरीके का संबंध है कि दिल्ली में एक दूसरे से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्यार था और पंजाब में जूतम पैजार है, तो आप बहुत साफ समझ सकते हैं कि इनको वोट देना एक प्रकार से अपने वोट को व्यर्थ करना है।
क्योंकि उनको मिला हुआ जो भी वोट है वो उनकी आपसी लड़ाई के अतिरिक्त और उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। इसलिए स्पष्ट रूप से अब हमें साफ दिख रहा है कि अंतिम चरण आते आते देश की जनता ने ये सारी बातें देख ली हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से जो हमारा लक्ष्य है 400 पार उसकी तरफ जा रही है और देश की जनता निर्णायक रूप से पूरी भावना के साथ और पूरे समर्थन के साथ उसके साथ खड़ी है। इसीलिए मैं यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि राहुल इंडी और घमंडी, राहुल इंडी और घमंडी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। धन्यवाद। पहला सवाल ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हम सीपीएम को उखाड़ फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी, और दूसरा अरविंद केजरीवाल 7 दिनों के इलाज के लिए जो है उन्होंने राहत मांगी है। देखिए, जो उन्होंने बात कही सीपीएम को, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर सीपीएम उखड़ सकती है, जो 30 साल रह के सो कॉल्ड साइंटिफिक रिगिंग करती थी, तो वो भी उखड़ सकती हैं। और ममता जी को ध्यान रखना चाहिए कि वो सीपीएम से संघर्ष कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी और आज वो उसके विरुद्ध हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि समय हम मुख्य विपक्षी दल हैं और तब कांग्रेस से उनको अलग होना पड़ा था। इसलिए ममता जी का वक्तव्य आत्मावलोकन के लिए जरूरी है। द स्टेटमेंट ऑफ ममता बनर्जी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोस्पेक्शन। और अभी तो उनका एक वीडियो आया था जिसमें कि वो अपने को मतलब डिवाइन ही बोलने लगी थी। उन्होंने सब धर्म ग्रंथों का नाम ले दिया था कि ये खत्म हो जाएंगे, मगर ममता जी की गारंटी नहीं खत्म होगी। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है 2014 और 19 की तुलना में, हम अच्छा लड़े हैं, लेकिन जितनी सीटें चाहिए वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसको लेकर कॉन्फिडेंस। देखिए, उनके अच्छे की परिभाषा और सीटों की संख्या, या यूं कहें अच्छे की परिभाषा और सीटों की आशा, मुझे लगता है कि अगर आप इसको समझ सकें तो आप समझेंगे। बाद में वो कहेंगे कि हाँ हमने एक सीट लड़ी थी और मुझे लगता है इस बार एक सीट के भी लाले पड़ सकते हैं। परंतु सलमान खुर्शीद जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां से वो पहले कभी सांसद रहे थे, वहां से वोट जिहाद का शब्द प्रयोग किया गया और इसके लिए कांग्रेस ने न आज तक खंडन किया न उसके ऊपर कोई कार्रवाई की। ये दर्शाता है कि बदहवासी और बौखलाहट में वो किस सीमा तक जा रहे हैं। और ये तभी होता है जब हार बहुत साफ, स्पष्ट और इनएविटेबल, अवश्यंभावी नजर आने लगे। इस विषय पे कोर्ट उन सारे विषयों को ध्यान में रख के जो उचित होगा वो निर्णय लेगा। लेकिन एंड टाइम पे जब उनका अंतिम राहत खत्म हो रही है, देखिए, ये न्यायालय का विषय है, इसलिए इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, वैसे हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी, आपको ध्यान हो, जब वो बाहर आए तो व्हील चेयर पे थे और अगले दिन वो दहाड़ दहाड़ कर भाषण दे रहे थे स्वास्थ्य के आधार पे। श्री लालू प्रसाद यादव जी भी स्वास्थ्य के आधार पे बाहर हैं और रैली में तब चौचक भाषण देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों के ऊपर ये न्यायालय के विवेक का विषय है, तो न्यायालय इस पर जो उचित समझे निर्णय लेगा। देखिए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम और सभाओं को बाधित करने का यह प्रयास किया जा रहा है। अनेक प्रकार की इस प्रकार की मीडिया की खबरें आई हैं जहां पर कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर लगे हुए बूथों को, वहां पर किए जा रहे इंतजामों को हटाने का यह प्रयास किया जा रहा है। तो यही मैं साफ पूछना चाहूंगा, यदि देश में प्रधानमंत्री जी को सभा करने से रोकने का प्रयास होता है और तो क्या ये लोकतंत्र के लिए, ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र इनके राज्य में बचेगा। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ये आज का नहीं है, ममता जी का वो बाइट याद करिए जिसमें वो रैली में से कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने फोन नहीं लिया। यदि कोई इस प्रकार की बात करे, इसका अर्थ यह हो गया कि जो कुछ आज किया जा रहा है यह माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो उनके मन में दुर्भावना नहीं, कुंठा है, ईर्ष्या है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को निरंतर जनता का सहयोग, समर्थन और मोहब्बत मिल रही है और वो प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भी नफरत रखें, परंतु बंगाल की जनता और पूरे भारत की जनता पूरी तरीके से
मोदी जी के प्रति समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद दे रही है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का सहज स्वाभाविक चरित्र है। इट इज देयर नेचुरल कैरेक्टर। स्वाति मालीवाल जी के विषय के ऊपर बड़ी विचित्र बात है कि ना उनकी सरकार ने कोई इंक्वायरी गठित की है, ना उनकी पार्टी ने कोई इंक्वायरी गठित की है। स्वाति मालीवाल जी का वो चरित्र हनन करने में लगे हैं, मगर पार्टी से निकाल भी नहीं रहे हैं। उसी प्रकार पंजाब में बलकार सिंह के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। इससे दर्शाते हैं कि ये अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, अर्थात आम आदमी पार्टी का चेहरा क्या है और मुखौटा क्या है। इन दो घटनाओं से महिलाओं के प्रति उनके सम्मान का और अपमान का असली चेहरा और असली मुखौटा सामने आ जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस तरह की दुखद घटनाओं को सदैव उन्होंने उसकी संवेदना को किनारे और राजनीति की जो उनके स्वार्थ हैं उसको ऊपर रखा है, और ये बहुत दुखद है। इसकी हम पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं, और उसमें जिस प्रकार के प्राइमा फेसिया जांच में जो चीजें आ रही हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार और उसके संस्थानों की, मैं कहूंगा, लापरवाही नहीं है, ये आपराधिक कृत्य है।